So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। इस सेशन में हम लोग अपनी फिजिक्स की बुक को डिस्कस करते हैं और फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में भी ऐसा ही कुछ करेंगे। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इस चीज के ऊपर हमने बात करी थी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो है डिस्कस किया गया है, काफी बार हमसे पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम समझ रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हमने देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमने इसके ऊपर भी बात करी थी। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने बात करी। आई होप ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में होंगी, आपको रिमेम्बर होंगी। चलिए, तो आज की क्लास में इससे आगे की बात हम करेंगे। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड at the axial position of an electric dipole। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, बात को समझने की कोशिश करें और अगर कहीं पर समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक डाइपोल को आपके सामने ड्रॉ किया जाए, कुछ इस प्रकार की उसकी संरचना होती है, इस प्रकार से हम उसको निरूपित करते हैं। ये हो गया सेंटर पॉइंट O, ये हो गया A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट। मानते हैं A पर -Q और B पर +Q चार्ज रखा है। ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये भी मानते हैं कि ये 2L है। 2L होने के केस में अगर बीच का पॉइंट O हुआ तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी A से O तक की, ये L होगी और O से B तक की भी L है ना। ये बातें जो हैं हमारी बेसिक डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो ये बातें आपको समझनी थोड़ा सा जरूरी है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इसमें आवेश है। इसमें क्या है, आवेश है। जरा बात को समझेंगे। आवेश हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। आवेशों के कारण आप जानते हैं, आवेशों के कारण जो है हमें विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इनके आसपास कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है। बट कहाँ पर, इस वैद्युत द्विध्रुव के आसपास तो काफी सारे बिंदु होंगे, लेकिन हमसे कहा गया है कि जो अक्षीय स्थिति होगी वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र पता लगाना है कि उस अक्षीय स्थिति में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये होता है द्विध्रुव का अक्ष। ये द्विध्रुव को दोनों जो चार्जेस हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, वो द्विध्रुव का अक्ष है। तो मतलब इस लाइन में कहीं भी चार्ज रखा हो, इस लाइन में किसी भी बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। समझ गए आप, अक्ष की लाइन में मतलब जो पॉइंट है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान से सुनेंगे, वो यहाँ पर हो सकता है। कहाँ पर, यहाँ इस लाइन में कहीं हो सकता है या फिर इस लाइन में कहीं हो सकता है, ऐसे। ठीक है, इधर इधर नहीं होगा, ऐसे यहाँ नहीं होगा, इधर अक्षीय स्थिति में इधर नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, बस कहाँ होगा, या तो इस लाइन में होगा या तो इस लाइन में होगा। ठीक है, तो द्विध्रुव के अक्ष का मतलब समझ गए आप। द्विध्रुव के अक्ष का मतलब है कि जो पॉइंट है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो द्विध्रुव के अक्ष की
रेखा में होगा। और द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, डाइपोल का एक्सिस क्या होता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वही डाइपोल का क्या होता है, एक्सिस होता है। बताओ यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई। एज्यूम करता हूं एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है, P है यहां पर, ध्यान से सुनेंगे, जो कि द्विध्रुव के केंद्र से x डिस्टेंस पर है या फिर r डिस्टेंस पर आप कह सकते हैं, जो कि द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर है। माना एक बिंदु P द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित है। इसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, इसकी गणना हमें करनी है। इसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। छोटी छोटी बातें जो है आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान रखनी है, वो कुछ इस प्रकार हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं B पे डिस्टेंस निकालूं तो वो क्या होगी, जो BP यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी वो क्या होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OP में से OB को हटाना पड़ेगा तो BP हमको मिल जाएगा। OP में से OB अगर हटा दें तो हमको BP मिल जाएगा। अब OP कितना है, OP R है, OB कितना है, OB L है, तो R माइनस L मिल गया हमको BP। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप बताइए मुझे AP क्या होगा। तो AP यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, तो उसके लिए आपको यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस में ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं AP को लिख सकता हूं क्या, AP को मैं OP प्लस OA लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। OP क्या है हमारे पास R है, OA क्या है L है, तो ये हो जाएगा R प्लस L। बताइए ये बात समझ में आई है नहीं आई? इन वैल्यूज का हम यूज करेंगे, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर लिख रहा हूं। अब ध्यान से सुनेंगे, हम ये काम पीछे करते हुए आ रहे हैं। द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान से आप देखो। दो चार्जेस हैं, एक तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के कारण कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो दोनों चार्जेस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो नेट फील्ड आएगा वो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब वो हमारा आंसर होगा। तो पहला, ए बिंदु पर माइनस Q आवेश के कारण होगा, इसको मैं, और दूसरा बी बिंदु पर, बी पॉइंट पर आप देखें कौन सा चार्ज हमने रखा हुआ है, बी बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण होगा। बताइए बात सही है नहीं है? अब मान लेते हैं मैं इस वाले को EA बोल लेता हूं और इस वाले को EB बोल लेता हूं। इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन करें प्यारे बच्चों, इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ध्यान दीजिए, हमको EA और EB को निकालना है और फिर उसके बाद उसका रिजल्टेंट जो है कैलकुलेट कर लेना है। चलिए, तो EA और EB क्या क्या है ये बात हमें पता लग गई। सबसे पहले EA बताते हैं। EA क्या है, इस चार्ज के कारण
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हैं माइनस क्यू के कारण जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा क्यू अपॉन क्यू से पी के डिस्टेंस, माइनस क्यू से पी के डिस्टेंस जो कि ए पी है, इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लास में, 1/4πε0। ध्यान से देखिए, मैंने आपको एपी की वैल्यू निकाल के बताई थी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इक्वेशन 1 ये आ गई ई ए की वैल्यू। ई बी की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन, क्योंकि ई बी पर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, साइन हम लेते नहीं है, ठीक है। बीपी आएगा, इससे पी के जो डिस्टेंस है वो बीपी है, बीपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन बीपी की दूरी मैंने आपको लिखी है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उधर साइड पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको एपी और बीपी की वैल्यू निकाल के बताई है न्यूटन पर कूलम। तो क्या बोला था, दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको वैल्यूज याद कर लेनी है, वैल्यू याद कर, सॉरी ई ए और ई बी निकालना, ए और ई बी निकाल दिया। एक सेकंड, थोड़ा सा डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। ये माइनस क्यू है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश की वजह से जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की तरफ होता है, वो क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो यहाँ पर ई ए की जो डायरेक्शन निकल के आएगी, ई ए की जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो कुछ ऐसी होगी, जरा ध्यान से देखेंगे, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या बोला, नेगेटिव चार्ज है तो ये जो डायरेक्शन होगी ये टुवर्ड्स द चार्ज होगी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई ए। तो क्या बोल सकते हैं हम, पी से ए की ओर बोल सकते हैं, पी से ए की ओर। और ई बी की डायरेक्शन बताओ, ये है प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये धनावेश है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, ये दूर की तरफ होता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, दूर की तरफ। ये बातें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या लिखेंगे, बी से पी की ओर, बी से पी की। चलिए बताइए ये बात समझ में आई है नहीं आई। अब हमको क्या करना है, नेट निकालने के लिए ई ए और ई बी को वेक्टर सम कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। फाइनली अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 EA EB कॉस थीटा, जहां पर थीटा ई ए और ई बी के बीच का एंगल होगा। आप देख सकते हैं ये एंगल जो है इट इज 180 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री। और एक बात आपको और बता दूं कि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो जहां पर cos थीटा है वहां पर -1 आ जाएगा। फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, देखेंगे ध्यान से, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर माइनस 2 EA EB, अंडर रूट लगा देते हैं इससे, इस तरीके से बनेगा। अब इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, ई ए माइनस ई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ऐसा ही तो लिखा है ऊपर। और क्या मैं अंडर रूट हटा सकता हूँ, अब अंडर रूट हटाने के बाद क्या मैं लिख सकता हूँ, ई ए माइनस ई बी। बताइए, अंडर रूट हटाने के बाद क्या ये लिखा जा सकता है, ई ए माइनस ई बी। ठीक है प्यारे बच्चों, पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर,
EB की वैल्यू जो है वो ज्यादा है EA से। बोलेंगे कैसे? EB जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये बिंदु P के ज्यादा नजदीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये EA इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये P से काफी दूर है, तो EA जो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट A, ये कम होगा और EB पर जो +q चार्ज है इसकी वजह से मुझे P पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो मैं अंडर रूट की एक और वैल्यू लिख सकता हूं यहाँ पर, EB - EA। और इसको समझने के लिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ब्रैकेट में आप ये बात लिख सकते हैं। बताइए समझ आई नहीं है? EB में से EA को घटा दीजिए, आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं इसे कैलकुलेट, किस तरीके से होगा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो EB - EA करना है मुझे और मेरा आंसर मिल जाएगा। EB की जो वैल्यू आई थी, EB की जो वैल्यू आई थी डियर स्टूडेंट्स, वो हमको मिली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन EA की जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी R प्लस L का होल स्क्वायर। फिगर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये वैल्यूज भी हटा देते हैं, डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। EB - EA करके ये आएगा, यहां से मुझे क्या करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो है दोनों के साथ कॉमन आ रहा है, इट विल बी R माइनस L स्क्वायर अपॉन R प्लस L स्क्वायर। जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा, अब थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स शो करनी है, यहाँ पर मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, तो कैसे होगा देखेंगे जरा। R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया जाए तो ये बनेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा E net will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ऊपर आप A प्लस B का होल स्क्वायर खोलिए, A माइनस B का होल स्क्वायर खोलिए, ठीक है। तो आपका जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वाला टर्म जो होगा वो दोनों जगह कट जाएगा क्योंकि ये बीच में माइनस, ठीक है। और क्या बचेगा, 2RL इधर से 2RL इधर से 4RL बच जाएगा। अपॉन में आपके पास क्या आएगा, A माइनस B का होल स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि A प्लस B और A माइनस B को मैं लिखता हूँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर था, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सी अलजेब्रा आइडिया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वगैरह अप्लाई किया है, अगर आप ढंग से इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास फाइनली फॉर्मूला ये आया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि R और L कौन कौन सी दूरी है। तो वापस थोड़ा सा फिगर में चलते हैं। R जो है ये डिस्टेंस है O से P तक की, और L जो है ये छोटी सी डिस्टेंस है O से B तक की। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो O से B की दूरी जो है वो बहुत कम होती है और O से P की दूरी ज्यादा होती है उसके कंपैरिजन। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, मैंने कहा कि R जो है वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, L बहुत छोटा होता है। तो जब R बड़ा है L छोटा है तो R स्क्वायर जो है काफी बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, है ना। मतलब L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। इसका मतलब L स्क्वायर यहाँ से हटा दो, L स्क्वायर को यहाँ से हटा दो इक्वेशन से, क्योंकि उसको कैलकुलेट करना ना करना एक ही बात है ना। वो कोई बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, जब हम कैलकुलेट क्या करेंगे उसे, तो 4RL अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर, R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि L स्क्वायर हमने हटा दिया, एक R से एक R कट जाएगा। तो हमारे पास नेट बचा, E नेट बचा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर चल रहा हूँ। जो E नेट आएगा वो आएगा, डियर स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4L अपॉन RQ, ठीक है, ये कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2L इधर और 2 इधर,
बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है। अब आप जानते हैं Q इंटू 2L क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। तो मैं इस Q इंटू 2L की जगह क्या लिखूंगा? P लिखूंगा। देखेंगे क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो 1/4πε0, इसकी जगह P आ गया और ये 2 इसके साथ आ गया, अपॉन r³ आ गया, न्यूटन पर कूलम आ गया। तो ये हमारे पास फाइनली जो है एक फॉर्मूला डिराइव हो गया इस चीज के लिए। इस पॉइंट P पर जो एक्सियल पोजीशन पर है, यानी कि जो अक्षीय स्थिति पर है किसी डायपोल के, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए डायपोल के कारण। बट मैंने आपसे बोला है डायपोल क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक सदिश राशि है। दिशा की बात भी हम करेंगे, तो डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन के लिए वापस फिगर पर आ जाइए। डायरेक्शन के लिए वापस फिगर पर आ जाइए। फिगर में आपको बस दो चीजें देखनी है, एक आपको देखना है ये और एक आपको देखना है ये बीच का पॉइंट P है। P पर हमने क्या बात करी थी? P पर हमने बात करी थी कि इस तरफ EA होगा, इस तरफ EB होगा। चलिए इसको देखते हैं फिर से। इस तरफ है EA और इस तरफ है EB। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इस तरफ है EA, इस तरफ है EB। जो परिणामी दिशा होगी वो बड़े वाले वेक्टर की दिशा होगी, मतलब बड़ा जो सदिश होगा। अब EA और EB में से बड़ा कौन था? EA और EB में से बड़ा कौन था? मैंने आपको बोला था EA और EB में से जो बड़ा होगा वो होगा हमारा EB। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा पास है। ये वाला चार्ज तो दूर है ना, तो EA छोटा होगा। बात समझ में आई? तो बस सिंपली यह लॉजिक अगर हमने अप्लाई कर दिया तो हम ये बता सकते हैं कि EB बड़ा होगा, EA छोटा होगा। मतलब EB बड़ा होगा, EA छोटा होगा। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा ये इससे ज्यादा परिणाम होगा इसका रिजल्टेंट में। मतलब जो परिणामी होगा वो इसकी तरफ होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो इसकी तरफ होगा। मतलब ई नेट जो होगा वो EB की तरफ होगा। तो EB की तरफ मतलब मैं लिख सकता हूं सिंपली जो EB की दिशा है, EB की दिशा। अब दिशा को मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिशा को मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं पहले आपके लिए फिगर लेके आता हूं, फिर उस पर आपको दिशा बताता हूं कि दिशा आपको किस तरीके से लेनी है। यहाँ पर ये कुछ भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं डायपोल लेके आ रहा हूं आपके पास और ये दोनों चीजें लेके आ रहा हूं। ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, तो परिणामी दिशा क्या बोली? ये होगी EB की तरफ वाली। अब जरा ध्यान से समझिए, डायपोल जो हमारा P की दिशा है वो क्या होती है? -Q से +Q की ओर, ऐसे। और जो परिणामी आ रहा है उसकी दिशा भी क्या आ रही है? EB की तरफ, ऐसे। मतलब जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा और द्विध्रुव की दिशा एक ही है। तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, ये लिखना गलत नहीं होगा, P की दिशा, P की दिशा मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, उसमें जो डायरेक्शन P की होगी वही डायरेक्शन E की भी होगी। मतलब जरा ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं वेक्टर फॉर्म में, ई नेट के ऊपर अगर वेक्टर लगाऊं तो इसकी दिशा जो होगी सिमिलरली P की दिशा होगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे 2P/r³। तो यहाँ पर परिमाण भी और दिशा भी, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी हमने डिस्कस कर ली है इस वाले फॉर्म में। अब इसमें दिशा हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है। हमने यहाँ पर ये बता दिया है कि जो ई नेट है उसका जो वेक्टर है वो, परिमाण तो हमने लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन वेक्टर के साथ हमने दूसरा वेक्टर कौन सा लगा रखा है रिजल्ट में? ये वाला वेक्टर। मतलब डायरेक्शन वही लेना जो P की डायरेक्शन हो। बात समझ में आ गई? तो परिणामी जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो EA और EB को छोड़ करके अब की बार होगा ई नेट, और ई नेट हमको दिखेगा इस डायरेक्शन में। ई नेट हमको दिखेगा इस डायरेक्शन में। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसे जल्दी से। P की डायरेक्शन जो होगी वो यहां से यहां, और यही डायरेक्शन ई नेट की भी। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन था।
सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो सारी आपको इम्पोर्टेंट आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिवीजन जरूर करें, याद जरूर रखें, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।